हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ्स बाय आशीष सर क्लासेज। दोस्तों, आज हम करेंगे एसएससी सीजीएल के लास्ट डे का इंग्लिश पेपर सॉल्व, यानी 21 अप्रैल 2022 का शिफ्ट नंबर 1। आज हमारा पेपर नंबर 19 है, यानी कि इसके पहले जो हम ऑलरेडी 18 शिफ्ट सॉल्व कर चुके हैं, अगर आप लोगों को वो लेक्चर्स भी देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। उसके ज़रिए आप सीजीएल 2021 के इंग्लिश, साथ ही में सीएचएसएल 2020 और सीजीएल 2020 की प्रीलिम्स और मेंस सभी इंग्लिश का एक्सेस आपको मिल पाएगा। तो सारे लेक्चर्स को देखिए और कमेंट कर करके बताइएगा कि लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं। आज स्टार्ट करते हैं 21 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट। आप लोगों को अपना नोटबुक और पेन लेकर के तैयार रहना है, ताकि अगर कोई नया वोकैब या नया रूल मिले तो उसको नोट डाउन कर सकें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके बताना मत भूलिएगा लेक्चर कैसा लगता है, और साथ ही में आंसर भी करिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्रामेटिकल एरर। वीडियो पॉज करिए और मेरे आंसर बताने से पहले नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 1 आंसर कर लीजिए कि क्या हुआ, और कितने सही हैं कितने गलत हैं ये भी आप लास्ट में बता दीजिएगा कि आपका कितना हो रहा है, 23/25 या 24, 20, जैसा भी हो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आई डिड नॉट बाय नीदर ऑफ द टू ड्रेसेस। मतलब मैंने दोनों में से कोई भी ड्रेस नहीं खरीदी थी। नीदर ऑफ का यूज कब होता है? दो में से एक भी नहीं। लेकिन अच्छा, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट है, डिड है, पास्ट, डिड के बाद नॉट, और बाय में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी सही है। लेकिन नीदर जो है एक नेगेटिव वर्ड है और नॉट भी एक नेगेटिव वर्ड है। सो मैं नॉट के साथ नीदर का यूज नहीं करूंगा। मुझे एक ऐसा डिटर्मिनर चाहिए जो कि मैं यूज कर सकता हूं नेगेटिव सेंटेंसेस में। जो क्या होता है, आई होप आप लोगों ने सही गैस किया हो। आई डिड नॉट बाय एनी ऑफ दी टू ड्रेसेस। तो आप नीदर को कट करके उसकी जगह एनी लगा देंगे तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सो ऑप्शन कहाँ है हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर 3 में। आई होप आपने आंसर भी किया होगा और अगले क्वेश्चन का भी पॉज करके करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है पैसिव वॉइस। शी बेक्ड ए लार्ज ब्लूबेरी केक। अब इसका आंसर देखिए, यहां पर हमें क्या देखना होता है, सबसे पहले जरूरी चीज, ये टेंस कौन सा यूज किया है। तो ये पास्ट सिंपल यूज किया गया है, तो एक्टिव वॉइस में अब हमें पास्ट सिंपल ढूंढना है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस का जो सिंपल पास्ट होता है क्या होता है? वॉज, वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस यही आपको ढूंढना है। केक, केक वॉज बेक्ड, वॉज बीइंग, हैज बीन। सो आपको आंसर मिल गया। केक नहीं होगा, वॉज बीइंग नहीं होगा, हैज बीन नहीं होगा, वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म मुझे मिल गया, यानी आंसर है ऑप्शन नंबर 2। एग्जाम में ये क्वेश्चन मात्र 5 सेकंड का था, इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं था। आगे चलते हैं, इसको भी आंसर करिए पॉज करके, क्योंकि ग्रामेटिकल एरर है, और देखिएगा कि आपका आंसर मैच करता है या नहीं। क्या लिखा हुआ है? पॉल वॉज बाइटेड बाय ए डॉग व्हेन ही वॉज ए चाइल्ड। जब वह एक छोटा बच्चा था तो पॉल वॉज बाइटेड बाय ए डॉग, ये पैसिव वॉइस है, इसको काटा गया था बाय ए डॉग, राइट। तो पास्ट में है, और जब चाइल्ड था तब की बात की जा रही है, तो पास्ट में पॉल जो है वो सिंगुलर है, तो वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। सो पॉल वॉज कट गया, इसमें एरर नहीं है। अच्छा ठीक है, वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। देखिए जो बाइट होता है ना, बाइट का मतलब काटना, इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? बाइट, बिट, थर्ड फॉर्म क्या होता है? बिटन। तो थर्ड फॉर्म बिटन होगी ना कि बाइटेड। बाइटेड जैसा तो होता ही नहीं है वर्ड। सो इसमें एरर है, ये कट जाएगा आपका। कहां पे है? ऑप्शन नंबर 4। सो आपका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। वॉज बिटन होना चाहिए, मतलब उसके जरिए उस कुत्ते के द्वारा काट लिया गया था। आगे चलते हैं, अगला है हमारा एंटोनियम। एंटोनियम मतलब होता है अपोजिट वर्ड, यानी आपको उल्टा शब्द बताना है ग्रेसफुल का। तो इसको आप दो तरीके से अटेम्प्ट करें, या तो आपको ग्रेसफुल का मीनिंग पता हो या तो नहीं पता हो। पता है तो कोई इश्यू नहीं है फिर तो, अगर नहीं पता है तो ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली स्किप कर दें।
पढ़िए, पोलाइट मतलब थोड़ा पोलाइट रहना, ऑकवर्ड मतलब अजीब सा, रिफाइंड मतलब पोलाइट यानी जो बिल्कुल सभ्यता के साथ रहे, डिग्निफाइड भी मतलब सम्मानजनक। सो आपने देखा कि फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ तो कहीं ना कहीं सिमिलर है और सबसे जो यूनिक बचा हुआ है वो है ऑकवर्ड। तो आप जा सकते हैं, तुक्का इस तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन मैं फिर से कहूँगा बेस्ट चॉइस यही होनी चाहिए कि आपको ग्रेसफुल का मतलब पता हो। ग्रेसफुल का मतलब ही होता है दया से भरा हुआ, राइट, दयनीय या स्मूथ या पोलाइटली। सो इसका जो एंटोनियम हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑकवर्ड। आगे चलते हैं, अगला है हमारा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को कैसे करते हैं, आप पढ़ना शुरू करिए, सारे के सारे पढ़िए और फिर जो आंसर होगा उसको मार्क करिए। अच्छा देखिए, इसको आप एग्जाम के 1 महीने पहले नहीं इंप्रूव कर सकते, मैं आपको फिर से बता दूं। आपको डेली मतलब जब भी आपका 3-4 महीने एग्जाम में है, डेली आपको 5 से 10 पढ़ना पड़ेगा, आप तभी इंप्रूव कर पाएंगे। चलिए देखिए, डिस्पैरिटी, वॉलंटरी, कन्विंसिंग, काउंटी, कंटिन्यूअंस। सो इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो देखिए इसका जो आंसर होना चाहिए ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि NUANSE नहीं होगा, NUANCE होता है। सो हमारा जो 4th वाला गलत था, ये हमारा राइट आंसर है। आगे चलते हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सारा पॉज करके खुद से पढ़ रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, तब अटेम्प्ट कर रहे हो। क्या है ये, सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन यानी सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सो whom was the person that you subject want, अच्छा ये तो हमें देखना ही नहीं है ना, हमें सिर्फ ये देखना है whom was the person। सो was यहाँ पे यूज किया गया है, was हुआ है सब्जेक्ट के लिए, तो whom जो होता है ऑब्जेक्टिव केस होता है, whom तो सब्जेक्टिव केस होता ही नहीं है, तो इसके बाद आप वर्ब यूज नहीं करेंगे। अगर यूज वर्ब हुआ है हर जगह तो इसका मतलब whom नहीं आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस है वो, हमें सब्जेक्टिव केस चाहिए। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, दैट इज हु इज द पर्सन दैट यू वांटेड मी टू कांटेक्ट देयर। कौन है वह पर्सन जिससे तुम चाहते थे कि मुझे मिले, मैं कांटेक्ट करूं। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, यू एंड आई हैव सबमिटेड योर वर्क ऑन टाइम। तो आप लोगों ने एक रूल पढ़ा होगा, जो सब्जेक्ट होता है 2 3 1 1 2 3, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन पहले आएगा या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। अगर हम नॉर्मली बात करते हैं तो 2 3 1 में आता है, सेकंड पर्सन होता है यू, थर्ड पर्सन होता है ही शी, और फर्स्ट पर्सन होता है आई वी। तो आपको इसी सीक्वेंस में रखना पड़ता है, और यहां पर यही है, देखिए 2 है फिर लास्ट में 1 है, तो सीक्वेंस तो मेरा सही है, यानी ये वाला राइट हो गया मेरा, इसमें कोई एरर नहीं है। ऑन टाइम में भी कोई एरर नहीं है, समय पर के लिए हम ऑन टाइम यूज करते हैं। हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बिल्कुल ठीक है, यहां पर ये आई के हिसाब से जो पहले है हमने ले लिया है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे जो यहां पर यूज किया गया है पोजेसिव एडजेक्टिव योर नहीं होना चाहिए, योर यू के लिए किया है, जबकि सब्जेक्ट जो है यू एंड आई हैव सबमिटेड। आप खुद ही देखिए, आपने और मैंने मिल करके सबमिट कर दिया है किसका होमवर्क, आपका होमवर्क। नहीं, आपका भी हो सकता है, लेकिन हमें मतलब जब यहां पर दोनों यूज हो ही रहा है तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे ना कि अपने दोस्त से कि आपका और मैंने अपना, आपका और मेरा प्रोजेक्ट, मतलब सॉरी आपने और मैंने आपका प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया है, ऐसे नहीं बोलेंगे ना आप। ना ऐसे बोलेंगे आपने और मैंने मेरा प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया है, आप हमारा यूज करेंगे ना, क्या यूज करेंगे, आवर, योर या माइन। तो आप यूज करेंगे आवर। सो यहां पर एरर है आपका, योर नहीं होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 3 कहां पे है, ये रहा आपका योर, ये आपका राइट आंसर होगा। आगे चलिए, रिपोर्टेड स्पीच। सो सबसे पहले सैड 2 देखते हैं, आई एक्सपेक्टेड देखते हैं, ये देख लिया, ये देख लिया, वॉज एक्सपेक्टिंग, हैड एक्सपेक्टेड। सो जब भी यहाँ पे पास्ट होता है सैड टू टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है, सारे सही हैं। इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट सही है। आई एक्सपेक्टेड जो है ये पास्ट, सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, तो ये नहीं, ये नहीं,
ये नहीं, ये सिर्फ एक ही आंसर हो सकता है, ऑप्शन नंबर 4। कितना आसान था। एग्जाम में आपको ऐसे ही अटेम्प्ट करना होगा। अगला सिनोनियम है इम्ब्यू। सिनोनियम का मतलब होता है समानार्थी शब्द। सो इम्ब्यू का मतलब क्या होता है? इम्ब्यू का मतलब होता है बेसिकली फिल करना, भरना। सो हमें इसका स्पेशली ये फीलिंग्स वगैरह, इमोशंस वगैरह के लिए भी आता है, या किसी में कोई प्रिंसिपल भर देना। प्रिंसिपल में नहीं भर देना, आप वो मत सोच लीजिएगा। प्रिंसिपल भर देना यानी किसी को सिद्धांत वगैरह, अच्छी नीतियां सिखाना, अच्छी नैतिकता सिखाना। सो टू फिल, अब यहाँ पे रिमूव तो नहीं होगा। डेप्राइव का मतलब कमी, क्लियर का मतलब साफ। एक ही आंसर बचता है हमारे पास, इंस्टिल। सो यही आंसर होना चाहिए। वेल, इंस्टिल इसका सिनोनियम है, बिल्कुल राइट आंसर है। यही इसका मतलब होता है फिल करना, ऑप्शन नंबर 3। अगला है आपका एंटोनियम। एंटोनियम है आपका फ्रेंजी वर्ड का। फ्रेंजी का मतलब होता है ना उन्माद, मतलब बिल्कुल क्रेजी होना एक तरीके से। जैसे यहाँ पे आपको एंटोनियम ढूंढना है। सो क्रेज, रेज मतलब गुस्से से भरा हुआ, फ्यूरी मतलब गुस्से से भरा हुआ, ये दोनों सिनोनियम हो गए। क्रेज भी कहीं ना कहीं वही होता है, पागलपन। फ्रेंजी का मतलब भी होता है पूरा फुल ऑफ एक्साइटमेंट, फुल ऑफ रेज, फुल ऑफ मैडनेस। सो हमें तो एंटोनियम ढूंढना है ना, बिल्कुल जो विपरीत हो। सो वो तो हमको एक ही दिख रहा है। सो ये इसका राइट आंसर है। चलिए देख, आप बताइएगा लास्ट में कितना सही है कितना गलत। उसके लिए आंसर करिए और नोट करके रखिए सारे आंसर्स को। अब यहाँ पे हमको अंडरलाइन वाले को इंप्रूव करना है। इफ विनय हैज द बुक, अगर विनय के पास बुक है, वाई ही इज नॉट गिविंग यू। यहां पे लास्ट में देखेंगे क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क होगा तो जो ये ही तो नहीं पहले आएगा, पहले इज आना चाहिए, फिर ही आना चाहिए। सो इस हिसाब से हमारा ये भी कट गया, हमारा ये भी कट गया, हमारा ये भी कट गया। एक ही आंसर बचा जो कि है ऑप्शन नंबर 2। वाई इज ही, ये आपका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। नॉट गिविंग इट टू यू, नॉट गिविंग यू का मतलब हो जाएगा आपको नहीं दे रहा है, मतलब आप ही को उठा करके किसी को नहीं दे रहा है, जबकि बुक आपको नहीं दे रहा है तो टू यू, गिविंग इट टू यू। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा एक्टिव वॉइस। सो हमें सबसे पहले वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, हैज डिक्लेयर्ड सेकंड फॉर्म। सो सेकंड फॉर्म वाला आंसर हो सकता है क्योंकि यहाँ पे पास्ट है। सो विल कट गया, हैड कट गया। अब ऋषभ जो स्टार्टिंग में था वो लास्ट में चला जाएगा, यानी कि ऋषभ वाला आपका आंसर कैंसिल हो गया। आपका आंसर हो गया दे वाला पहले, ऋषभ बाद में आएगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बन जाता है तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। कितना आसान था। आगे देखिए, आगे है आपका वन वर्ड। क्या लिखा हुआ है? ए पर्सन अबव 100 ईयर्स इन एज। 100 साल से अधिक व्यक्ति को, एज के व्यक्ति को क्या बोलते हैं? एज्ड नहीं, एज्ड मतलब उम्रदराज। गैरियाट्रिक बूढ़ों से संबंधित। वेनरेबल, वेनरेबल का मतलब होता है सम्मानीय, कमेंडेबल। आगे है सेंटेनेरियन। सो ये होता है 100 साल से संबंधित। सो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं, आगे है PQRS। अब पॉज करिए, इसको जरूर सॉल्व करिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम में आपको क्या करना है। जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन देखें, सबसे पहले नजर मारिए यहाँ पे। मैंने जैसे ही देखा मुझे पता चल गया ए और सी में से एक आंसर होगा, पढ़ लेंगे। द ब्रिटिश वर एक्सप्लॉइटिंग द इंडिगो फार्मर्स इन द एरिया। गांधी जी सत्याग्रह फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस बिगिन विद द फेमस चंपारण मूवमेंट इन बिहार। तो मैं समझ गया कि यहाँ पे द ब्रिटिश लिखा हुआ है, यानी कि ये वर एक्सप्लॉइटिंग, ये पहले नहीं आ सकता। पहले यहाँ पे बात की जा रही है कि जो गांधी जी है, गांधी जी का जो आंदोलन वगैरह है देश को आजाद करवाने में, उसका शुरुआत कहाँ से हुआ था? चंपारण मूवमेंट से। क्योंकि यहाँ पे द एरिया लिखा हुआ है ना, तो द आ गया हमारा। कौन से एरिया की बात चल रही है मुझे नहीं पता, तो पहले एरिया के बारे में पता होना चाहिए। तो यही बात यहाँ पर, ये आपका एरिया हो गया, यानी शुरुआत तो सी से होगी, ये कंफर्म है। अब सी के बाद दोनों में ए है, और ए हमने पढ़ ही लिया कि भाई कौन से एरिया में क्या हो रहा था, यानी चंपारण मूवमेंट क्या हुआ था। क्योंकि जो नील की खेती है, इंडिगो मतलब नील की खेती, नील मतलब वो जो जिससे कपड़ों में डालते हैं,
व्हाइट कपड़ों में इंडिगो की खेती हो रही थी वहां पे। अब इसके बाद क्या आएगा, डी या बी, पढ़ते हैं। सो गांधी जी विजिटेड मोतिहारी द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ चंपारण। इस समय में प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश ही लिव्ड इन द डिस्ट्रिक्ट अंटिल द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फार्मर वॉज सक्सेसफुली स्टॉप्ड। तो सक्सेसफुली स्टॉप्ड सबसे लास्ट में आना चाहिए, राइट, क्योंकि पहले चंपारण गए होंगे, मतलब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मोतिहारी, लास्ट में सक्सेसफुल मिला होगा सबसे लास्ट में, तो बी सबसे लास्ट में कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो ये भी हमारा कट गया। इस तरीके से कितना, मुझे तो आपको बताने में फिर भी टाइम लगा, लेकिन इतना भी नहीं लगता अगर आप खुद से करते तो मुश्किल से ये आधे मिनट का क्वेश्चन था। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन को। ईडियम है हमारा, ये ईडियम शायद आपको नया लगे तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं। हिट ए ब्रिक वॉल। अब देखिए, ईंट से बनी वॉल में हिट करना, आप सोच के देखिए इसका क्या मतलब है। यूज फिजिकली फोर्स लग रहा है हमें, हो सकता है। फाइट ए पावरफुल फ्यू हो सकता है। नॉट एबल टू मेक एनी प्रोग्रेस हो सकता है। डैमोलिश ए ब्रिक वॉल, ये तो नहीं होगा। देखिए इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है, सो मैं बोलूंगा इसको आप लिख लीजिए। इसका मतलब हुआ कि आगे कोई प्रोग्रेस का चांसेस नहीं है, क्योंकि आप ईंट की दीवार को हाथों से तो नहीं तोड़ सकते ना। सो बेसिकली आप इसमें ऑप्शन नंबर 3 के साथ चले जाइए और इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। एग्जाम में मिल जाएगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फर्स्ट लगाऊं, सेकंड लगाऊं, थर्ड लगाऊं। तो चलिए मिलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको भी सॉल्व करिए पॉज करके, क्योंकि कॉमन एरर है। दे ऑर्डर्ड, पास्ट है, उन्होंने ऑर्डर किया था। द होल एरिया, पूरे एरिया को, टू बी डिसइंफेक्टेड किया जाए ऑन द अर्लीस्ट, जितनी जल्दी पॉसिबल हो। देखिए अगर आप लोग मेरी क्लासेस लगातार देखते आ रहे हैं तो अगर आप वीडियो पॉज करके 5 सेकंड थोड़ा ध्यान से ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। कौन सा आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर 3 है। कमेंट में जरा बताइए मेरे बताने से पहले 3 क्या होगा। अभी 2-3 शायद दिन पहले ही हमने पढ़ा था, एक सेट सॉल्व किया था, उसमें ऑन द अर्लीस्ट नहीं था, उसमें एट द अर्लीस्ट था, पर ये आंसर नहीं था, उसमें आंसर कुछ और था। बट एट द अर्लीस्ट लिखा हुआ था, जिसका मतलब होता है जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके। ऑन द अर्लीस्ट नहीं होता, एट द अर्लीस्ट होता है। तो अगर वहां पे भी हमने ये डिस्कस किया था। सो आप इसको सॉल्व कर पाते अगर आप थोड़ा अच्छे से केयरफुली करेंगे सॉल्व कंटिन्यू तो। सो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा ईडियम है टू सिट ऑन द फेंस। बहुत कॉमन ईडियम है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, आप सभी को पता होगा। फेंस क्या होता है, फेंस क्या होता है, कोई एरिया हो गया, उसके चारों तरफ कांटा लगा देते हैं ना, बाड़ा भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं फेंस। तो कोई उस पे बैठ जाए, इसका क्या मतलब है, उसका मतलब हुआ कि ना तो वो इधर उतरना चाहता है, ना तो वो इधर उतरना चाहता है, कहीं भी उतरना नहीं चाहता। इसका दूसरा मतलब ये हो गया अवॉइड टेकिंग साइड्स। ना तो वो इस पार्टी का पक्ष लेना चाहता है, ना तो वो उस पार्टी का पक्ष लेना चाहता है। फेंस की मीनिंग पता होगी तो याद हो जाएगा, और फेंस तो याद ही होगा, मैथ्स में भी कई बार आप लोगों ने मेंसुरेशन में पढ़ा होगा, फेंसिंग वगैरह करने का वहां पे यूज होता है। एक फेंसिंग होता है तलवारबाजी, फेंसिंग का मतलब जो तलवारबाजी भी होती है ना, वो भी होता है, जो ओलंपिक वगैरह में होता है। अगला है वन वर्ड, ए पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प्स। क्या बोलते हैं उसको, जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है, स्टडी करता है, कॉमन है, पहले भी कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। होर्डर मतलब जमाखोर करने वाला। न्यूमिस्मेटिक मतलब जो कॉइन्स और मेडल्स वगैरह इकट्ठे करता है। कॉइन्स और मेडल्स एक ही जैसे रहते हैं ना, बिल्कुल गोल, एक ही तरीके से बनाए जाते हैं, तो जो इनको कलेक्ट करता है उसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक। कलेक्टर तो किसी भी चीज को कलेक्ट करने वाला हो सकता है। सो फिलैटेलिस्ट होता है जो स्टैम्प्स वगैरह को कलेक्ट करता है और उसकी स्टडी करता है, याद रखिएगा इसको। ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी बुक में, अगर आप प्रीवियस ईयर का बुक उठाएंगे तो, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है ये। अगला है सिनोनियम, और वर्ड है हमारा ऑनेस्ट। सभी को पता है ईमानदार। सो इसका सिनोनियम आपको ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं थी, ये तो बहुत इजी दे रखा था। तो डेयरिंग, स्ट्रेंज, सीक्रेटिव तो नहीं होगा, सिंसियर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, फिल इन द ब्लैंक। फिर आएगा सबका फेवरेट टॉपिक, इसको पढ़िए और आंसर करिए। ये वाला मैं आप पे छोड़ता हूं, आप इसका आंसर कर दीजिए एग्जाम कमेंट बॉक्स में, ऐसे लिख दीजिए 20
और इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत इजी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है कि बस पढ़ना थोड़ा अच्छे से होना चाहिए। जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना अच्छे से सॉल्व कर देंगे कि द न्यू वंदे भारत ट्रेन्स विल हैव सम एडिशनल डैश, उनके अंदर क्या एडिशनल जोड़ा जाएगा, जैसे कि इमरजेंसी विंडो फॉर इवैक्यूएशन, डिजास्टर लाइट्स एटसेट्रा। टाइप्स, पीसेज, फीचर्स, क्वालिटीज। करिए आंसर 1 2 3 4 ऑप्शन में, या लिख दीजिएगा फीचर होगा, क्वालिटीज होगा, पीसेज होगा, टाइप्स होगा, जो भी होगा। अगले पे चलते हैं। अगला है हमारा क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट करने का तरीका बड़ा आसान है। आप इसको पॉज करके पूरा सॉल्व, पहले पूरा रीड करिए, खुद से ही नोटबुक लीजिए, सारे ऑप्शन को लिखिए कौन कौन सा आंसर हो सकता है, फिर मैं आंसर बताऊंगा, आप मैच करिएगा। मैं साथ साथ करूंगा, आप पॉज करके पहले ही पढ़ लीजिए। देखिए, डैश चेंजेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लीड टू मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एज वेल एज अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज। यानी किस प्रकार का बदलाव साइंस और तकनीक में जिसने मॉडर्नाइज कर दिया है तकनीक को और साथ ही में अपग्रेड कर दिया है नॉलेज को। कैसा चेंज? स्लो चेंज, रैपिड मतलब तेज चेंज, अल्टीमेट मतलब आखिरकारी हो जाता है एक तरीके से, अल्टीमेट फाइनली नो चेंज। सो जाहिर सी बात है काफी तेजी से चेंज हुआ होगा, तभी तो उसने इजाफा किया नॉलेज में। फर्स्ट का आंसर है सेकंड। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया हो पहले ही पांचों के पांचों। दूसरा देखिए, इन ऑर्डर टू अपग्रेड और मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी, अगर हमें उन्हें अपग्रेड करना है तो मैनेजमेंट मस्ट डैश एम्प्लॉइज, मस्ट के बाद V1 आता है, मस्ट डैश एम्प्लॉइज टू एक्सेप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। सो उनको एम्प्लॉय को मनाना होगा या बताना होगा ताकि वो नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर सकें, क्योंकि कई बार होता है ना कंपनियों में नहीं करते एक्सेप्ट, उनको लगता है हमारी जॉब ले लेगा। तो उनको क्या करना चाहिए? डीएक्टिवेट करना चाहिए मैनेजमेंट एम्प्लॉइज को, इरेगुलर करना चाहिए, इम्प्रॉपर करना चाहिए, या अच्छा सॉरी सेकंड है ना हमारा, डीएक्टिवेट करना चाहिए। परसुएड का मतलब होता है मनाना, डिसवेड का मतलब होता है किसी को डिस्करेज करना, या डिस्करेज करना चाहिए। तो आंसर से समझ में आ गया आपको परसुएड करना चाहिए। आप आंसर लिखिएगा सारे, मैं देखूंगा कि किस किस का आंसर क्या है। आगे देखिए, डैश ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ बिकम नेसेसरी, इसे आप पढ़ेंगे तो भी ये खुद से ही हो जाएगा। थर्ड वाला क्या लिख रहा है? डैश ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ बिकम्स नेसेसरी टू अपडेट देयर नॉलेज एंड टू डैश देयर स्किल्स। यानी डैश ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, किस प्रकार का ट्रेनिंग? इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट का मतलब होता है रुक रुक कर होने वाला। इरेगुलर मतलब समझ ही गए, अनियमितता के साथ। इम्प्रॉपर मतलब बेकार तरीके से। रेगुलर मतलब लगातार। सो यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि रेगुलर ट्रेनिंग जो है, आप कई लोग ना अगर ज़्यादा सोचेंगे तो वो इंटरमिटेंट कर देंगे, जिसका मतलब होता है थोड़े थोड़े रुक रुक के। लेकिन यहाँ पर इस सेंस देखिए, मान लीजिए कि कोई टेक्नोलॉजी आज आ गई, आप ऐसा तो नहीं है कि आज सिखा देंगे, कल कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो आप कहेंगे रुक जाओ एक हफ्ते मैं फिर सिखाऊंगा। सो उस सेंस में तो नहीं बता रहा है ना ये। सेंस कहने का यही है कि जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आए, चाहे वो आज से 10 महीने बाद ही क्यों ना आए। तो मतलब इंटरमिटेंट का मतलब तो होता है कि रुक रुक कर, लेकिन वो सेंस दे देता है ना कि पॉज ले लेके। रेगुलर का मतलब होगा जब जरूरत पड़े तब। तो यहाँ पे रेगुलर होगा, किस लिए? ताकि लोग अपने नॉलेज को अपडेट कर सकें। एंड टू डैश देयर स्किल्स, ये भी हो ही गया होगा। इनहेंस, बाकी हैम्पर का मतलब रोकना, डिक्रीज का मतलब घटाना, इमिटेट का मतलब कॉपी करना। आगे देखिए, दिस इज पॉसिबल, यह पॉसिबल है ओनली डैश इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉय। ये तभी हो सकता है जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच में। दिस इज पॉसिबल ओनली डैश इफेक्टिव कम्युनिकेशन, किस प्रकार का? थ्रू के जरिए, थ्रू आउट पूरी तरीके से, विद के साथ, बाय के द्वारा। देखिए, दिस इज पॉसिबल ओनली डैश इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो बाय इफेक्टिव, विद इफेक्टिव, थ्रू आउट का मतलब होता है कंप्लीट। इसका आंसर हो जाएगा थ्रू। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, के जरिए, है ना। सेंड द बॉस इंफॉर्मेशन थ्रू दैट एम्प्लॉय, इस तरीके से बोल देते हैं। सो यहाँ पे थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 5।
तो देखिए हमने कर लिया है फर्स्ट शिफ्ट को। आप लोग मुझे पॉज करके मतलब कमेंट करके बताइए लेक्चर कैसा लगा। मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद और जय हिंद।